Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 नाम है इसका न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन प्लांट। ये प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं और क्यों चाहिए होते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट का जो मूड ऑफ, ज्यादातर पौधों का जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप मूड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर कर ले। इसको हम ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ज्यादातर पौधे आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं जी? प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को अपने अंदर मौजूद पिगमेंट्स की मदद से कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। उसके बाद एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और इस केमिकल एनर्जी को उस ग्लूकोज में स्टोर कर लेते हैं। और यूं ये जो ग्लूकोज है ये इनकी बॉडी का सबसे पहला सबसे मेजर न्यूट्रिएंट हो गया, जो कि इन्होंने खुद तैयार कर दिया। दैट इज वाई ऑटोट्रॉप। इस प्रोसेस को जो अभी आपको बताया, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में और फिर ग्लूकोज में स्टोर हो गई, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर प्लांट क्या करता है, इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करके कुछ ग्लूकोज को के जरिए ये प्रोटीन तैयार कर लेता है। अब प्रोटीन कैसे तैयार करता है ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट को कुछ सॉल्ट्स चाहिए होते हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। ये कुछ सॉल्ट्स हैं जी जो ये प्लांट को चाहिए होंगे ताकि प्लांट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर ले प्रोटीन में। अब ये सॉल्ट कहां से हासिल करता है प्लांट? जमीन से। ये सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये सॉल्ट वाटर के साथ साथ प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो यूं प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो सॉल्ट्स हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, ये मिल जाते हैं। फिर प्लांट इन सॉल्ट्स की मदद से ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है प्रोटीन के अंदर, और प्लांट के अंदर दूसरा बड़ा न्यूट्रिएंट भी बन गया। फिर इसी ग्लूकोज से प्लांट फैट्स भी बना लेता है। फिर बहुत सारी ग्लूकोज को आपस में जोड़कर एक लंबी चेन बनाता है, उसको हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्लांट का। फिर न्यूक्लिक एसिड भी तैयार हो जाता है प्लांट का इसी ग्लूकोज की मदद से। न्यूक्लिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ इसको जो है वो प्रोटीन की भी जरूरत होती है, प्रोटीन उसने बनाया हुआ है। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के, और आपने देखा ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर कर रहा है। दैट इज वाई हमने प्लांट को ऑटोट्रॉप कहा। इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को प्लांट अपनी बॉडी में फिर स्टोर करके फिर यूटिलाइज करता है। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है, व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स? अगर ये प्लांट इन सारे अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स को खुद बना रहा है, ग्लूकोज भी खुद बना रहा है, प्रोटीन भी खुद बना रहा है, लिपिड भी खुद बना रहा है, तो प्लांट्स को मिनरल्स की जरूरत है क्यों? व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स? देखिए, असल फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो असल न्यूट्रिएंट बना था, जो इंपॉर्टेंट तरीन न्यूट्रिएंट था, वो था ग्लूकोज। और ग्लूकोज की शक्ल में प्लांट को सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यानी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ग्लूकोज बनाया है तो प्लांट को 3 एलिमेंट्स मिल गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इनके अलावा प्लांट्स को कुछ और एलिमेंट्स की भी जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे ये जो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन में, तो ये जो प्रोटीन होता है ये एक चेन की तरह का मॉलिक्यूल होता है। और ये चेन किससे बनी हुई होती है? एक छोटा मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बना हुआ होता है ये प्रोटीन की चेन। और अमीनो एसिड कैसे बना हुआ है उसकी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। जरा इस डायग्राम को देखें। अमीनो एसिड के लिए खाली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी नहीं है, बल्कि एक और एलिमेंट चाहिए, N यानी नाइट्रोजन। सो प्लांट को अमीनो एसिड्स बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स चाहिए, जरूरी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो इसको ग्लूकोज से मिल गया है। नाइट्रोजन एक मिनरल हो जाएगा जो कि इसको हासिल करना पड़ेगा जमीन के जरिए। फिर इसी अमीनो एसिड्स को जोड़कर ये प्रोटीन बना लेगा। इसी तरीके से प्लांट की बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ADP, ATP, NADP, FADP, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में। ADP, ATP, NADP, FADP का क्या रोल था?
और ये सब प्लांट की बॉडी में मौजूद है। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए एडीपी, चाहे एटीपी की बात करें, चाहे एनएडीपी की बात करें, इनके लिए प्लांट को एक और एलिमेंट चाहिए, फॉस्फोरस। एडीपी डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फोरस ग्रुप होते हैं, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। सो अगर प्लांट को एडीपी, एटीपी, एनएडीपी ये मॉलिक्यूल्स बनाना है तो प्लांट को एक और एलिमेंट चाहिए होगा, फॉस्फोरस। सो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए जो 3 एलिमेंट्स बना रहा है वो काफी नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ गए, काफी नहीं है, बल्कि अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए उसको न्यू नाइट्रोजन चाहिए। एटीपी, एनएडीपी, एफएडीपी इनको बनाने के लिए उसको फॉस्फोरस चाहिए। इसी तरह प्लांट का एक बड़ा मशहूर पिगमेंट है क्लोरोफिल। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल चाहिए होता है, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सो अब ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, इसके लिए प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो चाहिए, एक और एलिमेंट चाहिए इसके लिए, और वो है मैग्नीशियम। सो प्लांट को सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जब ये ग्लूकोज बनाता है तो ऑटोमेटिकली इसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल गई। लेकिन सिर्फ 3 एलिमेंट्स प्लांट के पास आ जाए ये बात काफी नहीं है, बल्कि इन तीनों के अलावा प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होगा अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, प्लांट को फॉस्फोरस चाहिए होगा एडीपी, एटीपी, एनएडीपी, एफएडीपी और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, और प्लांट को मैग्नीशियम चाहिए होगा क्लोरोफिल बनाने के लिए। सो ये जो एलिमेंट्स प्लांट को चाहिए इनको हम मिनरल्स कहते हैं, और प्लांट को इन मिनरल्स की एक स्टडी सप्लाई, एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए जी। नहीं तो प्लांट के पास सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और बस सिर्फ एक ही किस्म का उसके पास न्यूट्रिएंट होगा, ग्लूकोज। वो ना अमाइनो एसिड बना सकेगा अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना हो, ना वो एडीपी बना पाएगा, ना वो एटीपी बना पाएगा, ना वो क्लोरोफिल बना पाएगा, और अल्टीमेटली प्लांट जो है अपनी लाइफ मेंटेन नहीं कर सकता। सो प्लांट को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए सिर्फ फोटोसिंथेसिस काफी नहीं है, उसको कुछ मिनरल्स भी चाहिए। अब ये मिनरल्स कैसे हासिल करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मिनरल्स वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो ये मिनरल्स जमीन में मौजूद होते हैं, जमीन में ये मिनरल्स वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब प्लांट रूट के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ साथ ये मिनरल्स भी उसको मिल जाएंगे, और फिर इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके ये अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और बाकी तमाम चीजें तैयार कर लेगा। सो दैट ये जो मिनरल्स प्लांट को, ये जो मिनरल्स की जरूरत है, प्लांट इन मिनरल्स को जो हासिल कर रहा है, फिर इनको जो इस्तेमाल कर रहा है, इन सबको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। सो ये है मिनरल न्यूट्रिशन। सो टू समराइज इट, प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बना रहा है जिससे उसको 3 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बट इन 3 एलिमेंट्स के अलावा अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, एडीपी, एटीपी जैसे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उसको फॉस्फोरस चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए। ये जो इसको इन 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा ये जो अदर एलिमेंट्स इसको चाहिए, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। इन मिनरल्स को हासिल करना, इस्तेमाल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी पूरी बॉडी में, ये सब मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट इन मिनरल्स को कैसे हासिल करता है? सॉइल के जरिए हासिल करता है, रूट के जरिए एब्जॉर्ब करता है। यह है जी मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। सब जो मिनरल एलिमेंट प्लांट्स को चाहिए उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जो ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, बस थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटी। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं फर्दर, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जिनमें आते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जिनमें आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्लांट को चाहिए, ये कुछ नाम है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। अब इन सबको तो हम नहीं इतनी डिटेल में पढ़ सकते कि ये सारे जो मिनरल्स हैं, जिंक, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, सबको पढ़े तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हम इनमें से सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन को और मैग्नीशियम को, ठीक है, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट।
तो पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन का रोल तो बता दिया है काफी हद तक। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ग्लूकोज बनाया उसमें उसको 3 मॉलिक्यूल्स, 3 एलिमेंट्स मिल गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ये 3 एलिमेंट्स उसको उसकी लाइफ मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। एक और एलिमेंट उसको चाहिए, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों चाहिए? अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड्स के लिए आपको 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो ग्लूकोज से मिल जाएगा। नाइट्रोजन ये एक मिनरल हो गया जो कि जमीन से प्लांट हासिल कर लेगा। सो नाइट्रोजन जैसे हासिल हो जाएगा तो फिर नाइट्रोजन और फिर जो ग्लूकोज है उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके मिला के ये अमाइनो एसिड्स तैयार कर लेगा। फिर बहुत सारी अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करके ये प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन इसका एक न्यूट्रिएंट हो जाएगा। फिर इन बहुत सारी प्रोटीन्स को मिलाकर ये एंजाइम्स बना लेता है। फिर इन एंजाइम्स के साथ साथ ये जो एटीपी, एडीपी है, इसमें जो एडिनाइन बेस लगा हुआ होता है वहां पर भी नाइट्रोजन है मौजूद। इसी तरह क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन चाहिए। सो प्रोटीन बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए। एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लिहाजा एंजाइम्स के अंदर नाइट्रोजन का रोल हो जाता है। ये जो एटीपी है इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं एडिनाइन की शक्ल में, लिहाजा यहाँ पर भी नाइट्रोजन का रोल होगा। और जो क्लोरोफिल है उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, लिहाजा क्लोरोफिल, एंजाइम्स, एटीपी, एडीपी, प्रोटीन, इन सब को बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। सो नाइट्रोजन इज अ प्राइमरी मिनरल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है प्लांट के लिए। अगर प्लांट की जो जमीन है वहां नाइट्रोजन कम हो तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डिफिशियंसी। इसका क्या सिम्टम प्लांट पर जाहिर होता है? अगर प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, तो प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है और उसके जो लीव होते हैं वो हल्के ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं जी किस चीज के? नाइट्रोजन डिफिशियंसी के। सो दैट इज द रोल एंड डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरोफिल के अंदर। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का रोल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए होता है। और क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट को एक मिनरल चाहिए जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर भी मैग्नीशियम जो है वो प्लांट को चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल और कुछ एंजाइम्स के अंदर प्लांट को मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा या कम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे मैग्नीशियम डिफिशियंसी। और इसका क्या सिम्टम आता है जी? इसका सिम्टम यह आता है कि जो लीफ की वेन्स होती है वो डार्क येलो कलर की हो जाती है, डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, सॉरी। तो वेन्स है, डायग्राम देख लें आप। जो वेन्स होती हैं लीफ की वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है और जो वेन के बीच का जितना भी लीफ होता है, बीच में जितना भी आपको लीफ नजर आ रहा होगा वो जो है हल्का येलो यानी येलो कलर का नजर आ रहा होगा आपको। इस तरह के लीफ हो जाते हैं अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर चाहिए होता है। मैग्नीशियम की कमी है, इसका मतलब है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सही नहीं बन रहा। सो दैट इज वाई क्लोरोफिल सही नहीं बन रहा, तो लीफ का कलर जो है वो ग्रीन उड़ गया, येलो हो गया। ये सिम्टम्स होते हैं मैग्नीशियम डिफिशियंसी के। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। सो ये हो गया जी मिनरल एलिमेंट्स, क्यों जरूरत पेश आती है इसकी भी बात करी। और 2 मिनरल्स को हमने थोड़ा डिटेल में देखा, एक नाइट्रोजन, दूसरा मैग्नीशियम। ना सिर्फ इनका रोल आपने पढ़ा बल्कि आपने इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसका क्या सिम्टम होगा ये भी देखा। अब बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्लांट को मिनरल्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स प्लांट को चाहिए और मैंने ये भी बताया कि प्लांट इन मिनरल्स को कहाँ से हासिल करता है, कैसे हासिल करता है। प्लांट इन मिनरल्स को जमीन से हासिल करता है और रूट्स के जरिए हासिल करता है। सो प्लांट इन मिनरल्स को अपनी जमीन से हासिल करता है और रूट्स के जरिए हासिल करता है। लेकिन अगर जमीन के अंदर
सॉइल के अंदर इन मिनरल्स की कमी हो जाए, इन मिनरल्स की कमी हो तो फिर प्लांट के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी और फिर प्लांट की ग्रोथ जो है और प्लांट की जो पैदावार है वो मुतासिर होगी। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते, ये जितने भी जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स इस केमिकल सब्सटेंस में मौजूद होते हैं। ये हम जमीन में डाल देते हैं और उससे जिस जमीन के अंदर मिनरल्स की कमी हुई हुई थी वो पूरी हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक जमीन है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, आपने वहां पौधे उगाए, पौधों ने उन मिनरल्स को इस्तेमाल कर लिया, अब तो जमीन के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी। सो अब उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई। अब आपको इस कमी को पूरा करना है तो कैसे पूरा करेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये मौजूद होते हैं जी इसके अंदर। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स उस जमीन में डालेंगे तो आपकी जमीन के अंदर मिनरल्स की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। उसकी पूरी जैसी कमी पूरी हुई तो अब आप जो है वहां पे उस जमीन पर जब आप पौधा उगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी जो प्रोडक्टिवनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स सच एज नाइट्रोजन, phosphorus, potassium that improve growth and productiveness of plants. So इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई बता चुका हूं आपको। आपकी मिट्टी जो है उसके अंदर मिनरल्स की कमी हो गई थी और प्लांट की ग्रोथ मुतासिर होती है। आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया तो प्लांट की ग्रोथ इंप्रूव हो गई, प्लांट की जो प्रोडक्टिवनेस है, उसकी जो फ्रूट फॉर्मेशन है, फ्रूट प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, प्लांट के अंदर जो है वो बीमारियों के खिलाफ जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। प्लांट आपकी जमीन के अंदर जो मिनरल्स की कमी हुई थी आपने उस कमी को भी पूरा कर दिया। सो दिस आर दी सम इम्पोर्टेंस, दैट इज व्हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। अब इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लांट ग्रोथ कर सके, प्लांट के अंदर ज्यादा फल उग सके, प्लांट बीमारियों से लड़ने की डेवलपमेंट, बीमारियों से जो बीमारियों के मुतालिक जो टॉलरेंस है वो डेवलप हो जाएगी और आपकी जमीन पर बार बार पौधा उगाने से जो मिनरल्स की कमी हो गई है वो भी पूरी हो जाती है। बट केमिकल फर्टिलाइजर्स के इतने इस्तेमाल मैंने आपको बताया, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, प्लांट की अगर आपने प्रोडक्टिवनेस बढ़ानी है उसके लिए जरूरी है, तो इतने सारे इस्तेमाल के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स की कुछ नुकसान भी होते हैं। Beside importance of chemical fertilizers, they are hazardous to environment and can pollute water and soil. तो कुछ इसकी जरा नेगेटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं। तो पहला जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो है सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आपकी जो सॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। ये कैपेसिटी कम होगी तो आपकी मिट्टी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, आगे पीछे हो जाएंगे, हवा के साथ चले जाएंगे, पानी के साथ चले जाएंगे। बार बार अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैसिव क्वांटिटी में अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल की ये जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है ये रिड्यूस हो जाती है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी बार बार अगर आप इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो मिट्टी बेकार हो जाएगी, बिना फर्टिलाइजर के वो यूजलेस हो जाएगी, उसके अंदर मिनरल्स जो है वो रुक नहीं सकते, निकल जाएंगे आगे। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन होता है जी, बार बार आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करें तो आपकी जमीन के अंदर इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स की हद से ज्यादा मिकदार बढ़ जाती है और हद से ज्यादा मिनरल्स की हद से ज्यादा मिकदार भी नुकसानदेह होती है, ये भी याद रखिएगा। कम मिकदार में चाहिए आपको, ये बहुत ज्यादा मिकदार होगा तो फिर नुकसानदेह हो जाता है। तो अगर हम जितना ज्यादा मैसिव क्वांटिटी में अगर हम इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो जमीन है, उसमें इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फिर आपके अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर प्लांट्स जो होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, उनको नुकसान होने लग जाता है। इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। उसके अलावा इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ आपके ऐसे अब जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में
आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन इनको स्टोर किया जाता है या इनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो कुछ ऐसी गैसेस इमिट हो जाती हैं जैसे अमोनिया वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का वजह बन रही है, जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कॉज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसके अलावा सॉइल एसिडिटी, आपके पास बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो कुछ गैसेस रिलीज होती है, मिसाल के तौर पे अमोनिया, और ये गैसेस जो है एसिडिक नेचर की होती हैं और इससे आपकी जो सॉइल की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये उसके नुकसान हुए, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, यूट्रोफिकेशन हो रहा है जी, आपकी जो सॉइल है उसके अंदर इन मिनरल्स की मिकदार हद से ज्यादा बढ़ रही है, जो कि इकोसिस्टम के अंदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह हो रही है। फिर कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि अमोनिया गैस इमिट करते हैं, जो आपकी सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट मिनरल्स इन प्लांट, और साथ साथ हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी डिस्कस किया। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल मिनरल। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा एक मिनरल नहीं है? कैल्शियम मिनरल है, आयरन मिनरल है, जिंक मिनरल है, डाइटरी फाइबर मिनरल नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन बी यानी आज के लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट। सो ये है जी मिनरल न्यूट्रिशन की हेडिंग आपने डाली और आपने लिखा, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। और ये आपने जो मिनरल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का एक चार्ट हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था, ये वो चार्ट आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की हेडिंग डाली, आपने प्लांट्स के अंदर ये इसी चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन। फिर आपने क्यों चाहिए ये बताया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड, सल्फर, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एडीपी, एटीपी, एनएडीपी, NADPH2 एंड न्यूक्लिक एसिड, मैग्नीशियम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, आयरन एक्सेट्रा। These elements are absorbed by plant from soil through their roots. Plant require a steady supply of macronutrients and micronutrients. फिर आपने चार्ट में जो 2 कैटेगरी डिवाइड की थी ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको डिफाइन किया। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल आपने लिखी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने डिफाइन किया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटी बाय प्लांट्स। एग्जाम्पल में आपने जिंक, आयरन, कॉपर लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, ऑल्सो राइट इट्स डिफिशियंसी सिम्टम। नाइट्रोजन का रोल और उसकी जो डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उसका क्या सिम्टम है वो आपको बयान करना है। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्लांट, दे यूटिलाइज इट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। ये आज का लेक्चर में मैंने आपको सारी बातें बताई, सिम्टम्स भी बताया। नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट एग्जिबिट स्टंट ग्रोथ, रिड्यूस यील्ड्स एंड देयर फॉलेज पेल ग्रीन लीव्स। फिर अगला सवाल आपका है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट, ऑल्सो राइट इट्स डिफिशियंसी सिम्टम्स। मैग्नीशियम हेडिंग डाली आपने, फिर मैग्नीशियम का रोल लिखा। मैग्नीशियम इज एन important element for plant as it is part of many enzymes and chlorophyll molecule. Symptom of magnesium deficiency. The predominant symptom of magnesium deficiency is intervenal chlorosis, dark green veins with yellow areas between the veins. Bottom leaves are always affected first. यानी जो प्लांट में नीचे के पौधे होंगे ना, उनमें पहले इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी, फिर ऊपर के पौधों में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आपको डिफरेंसेस लिखना है। ये डिफरेंसेस आपके सामने मौजूद है, 5-5 पॉइंट्स दोनों के हैं, यहां से नोट डाउन कर लिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स प्लांट को क्यों नेसेसरी होते हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, which ensures that plant stay healthy. Plant can generally grow without fertilizers, but they may take more time to get the element they need to thrive. Fertilizers is a material that provides one or more nutrients plant needed, helping improve soil physical and chemical properties and raise soil fertility. Therefore, plant need to be fertilized because most soil does not provide the essential nutrients required for optimum growth. तो ये इसका आपने एक आंसर लिख दिया। Question number 6, why nitrogen is essential for plant? Nitrogen is very important and needed for plant growth. It is found in healthy soil and gives plants the energy to grow and produce fruit and vegetables. Nitrogen is actually considered the most important component for supporting plant growth. Nitrogen is part of chlorophyll molecule which gives plant their green color and is involved in creating food for the plant through photosynthesis. Nitrogen is also the primary building block for protein protoplasm. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की तरफ। इस लेक्चर से एक डिटेल क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, साथ साथ उसका हम जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट बताएंगे। फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स दैट इंप्रूव ग्रोथ एंड प्रोडक्टिवनेस ऑफ प्लांट. It usually contain nitrogen, phosphorus and potassium as they are consumed by the plants. Nitrogen is added in the form of ammonium nitrate or ammonium sulfate. Phosphorus and potassium is added in the form of superphosphate and potassium chloride respectively. Importance of chemical fertilizers में आपने लिखा, they improve the growth of plant, they increase the production of fruit, they can develop tolerance in plant against pests like weeds, insect and disease. They help to replace mineral ions consumed from the soil. यह आज के पूरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड जो एनवायरमेंट हैजर्ड्स होते हैं वो आपने बताने। तो ये भी हमने आज के लेक्चर में 4 पढ़े थे। सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूट्रोफिकेशन हो जाता है। कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सामने आपके मौजूद है, चाहे तो नोट डाउन कर लेगा यहाँ से ये आंसर इसका। उसके बाद 2 प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा हमने डिस्कस कर दी। एक पेस्ट प्रॉब्लम, एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट और न्यूट्रिएंट बैलेंस, ये भी हेडिंग लिख दिया आपने। इट इज रिकमेंडेड दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप should be carefully balanced with the application of inorganic fertilizer. It is critical to apply no more than it is needed. Any excess in nutrient will definitely develop pollution of any kind. यानी आपको पता होना चाहिए, ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके ज़मीन के अंदर उतने ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जितने प्लांट को चाहिए, यानी उतना ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो बैलेंस के एतबार से, जितना आपको चाहिए। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी पोल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स डेवलप होंगे। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द मिनरल्स इन प्लांट्स और केमिकल फर्टिलाइजर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।